हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से समझा। आज हम लोग अपने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कवर होगा वो केवल ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड रहेगा। जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं और उसके क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको दो रूल बताए थे कि रूल नंबर 1, अगर किसी भी टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेल, परचेज या उसका डेप और एमोर्टाइजेशन कुछ भी एनी वन एडिशनल में गिवन है तो आप उसका लेजर बनाकर उसकी दूसरी वैल्यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें वो आपसे कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन को हिडन रखेगा, एक को छुपाएगा, बाकी आपको बताएगा और वो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो लेजर के थ्रू कैलकुलेट होकर आएगी। दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी भी एसेट से रिलेटेड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो उसका डिफरेंस के थ्रू हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं जो अजम्पशंस बेसिस पर होता है। अजम्पशन क्या है? अगर किसी भी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितना भी डिफरेंस इंक्रीज हुआ वो हमारे लिए परचेज माना जाएगा, यानी कि हमने इस साल इतने रुपए की ट्रांजैक्शंस का परचेज किया है। सेकंड चीज, हमारे पास में अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर तो हम उसे डेप मानेंगे, और लैंड की अगर वैल्यू कम हो रही है तो हम उसे सेल्स मानेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। सेकंड बताया था कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो उसको हम एमोर्टाइजेशन मानते हैं, और किसी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम उसको सेल्स मानते हैं, क्योंकि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर कोई डेप या एमोर्टाइजेशन चार्जेस नहीं होते। चलिए हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपने सीधे क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाया है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके पास में अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है, जैसे गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट से, पेटेंट आपके पास में एक इंटेंजिबल एसेट से, लैंड टेंजिबल एसेट से, फर्नीचर टेंजिबल एसेट से, प्लांट एंड मशीन टेंजिबल एसेट से, और 10% का इन्वेस्टमेंट है। जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ में कोई भी रेट गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपका इनकम का रेट है, यानी कि इस साल आपको इतना % इनकम जनरेट होगी, मतलब आपको इतना % इनकम रिसीव होगी। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। सेकंड पॉइंट, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो इसमें क्या देखिए, क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है और उसमें क्या कह रहा है आपसे, इन्वेस्टमेंट एट सोल्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जितने रुपए की मेरी एसेट्स हैं, इतने रुपए की एसेट्स को मैंने, जितना बुक में नोट थी, जैसे 10,000 की अगर कोई एसेट्स नोट है तो मैंने 10,000 में ही बेच दिया, तो क्या मुझे बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो ना तो मुझे लॉस हुआ और ना ही मुझे प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि इसमें कोई भी एसेट से रिलेटेड ना डेप गिवन है, ना एमोर्टाइजेशन गिवन है, ना आपके पास में सेल और परचेज गिवन है, तो इसका मतलब हम डिफरेंस अमाउंट से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहां पर आपको फॉर्मेट बना रहा हूं इसका। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे तो आप लिख लीजिएगा सबसे पहले ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें आ जाएगा आपके पास में पर्टिकुलर, और यहां पर आ जाएगा आपका रुपीस का साइन। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस को। तो पहले देखिए आपके पास गुडविल की जो वैल्यू है वो आपके पास में जो बैलेंस है वो लास्ट ईयर कितने के थे, 2022 में 1 लाख का था, और अब आपका घटकर 75,000 का हुआ। इसका मतलब गुडविल की वैल्यू आपके पास में रिटर्न डाउन हो रही है, वैल्यू राइट ऑफ हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो इसका मतलब वो एमोर्टाइजेशन है, और एमोर्टाइजेशन आपके पास में एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और जब किसी भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के डेप और एमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं तो वो एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, लेकिन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग में ये जाएगा ही नहीं। सेकंड आ जाइए पेटेंट आपके पास। पेटेंट आपके पास में लास्ट ईयर 75,000 के थे और अब 1 लाख के हैं। इसका मतलब पेटेंट आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं 25,000 रुपीज से। इसका मतलब हुआ कि आपने यहां पर पेटेंट को परचेज किया है, तो परचेज ऑफ पेटेंट, ये आप क्या करेंगे, इसको आप लेस करेंगे। क्या करेंगे?
लेस करेंगे, और कितना अमाउंट से लेस करेंगे, 25,000 से, और लेस के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास में लैंड पर आ जाइए। रूल आपको याद होगा लैंड का कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो परचेज है, और अगर वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपके लिए सेल्स मानी जाएगी। और लास्ट ईयर यहाँ वैल्यू आपके पास 1 लाख की थी और अब वैल्यू 90,000 की है, इसका मतलब 10,000 से वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे, ऐड सेल ऑफ लैंड। 10,000 रुपीज आपके पास प्लस में आ गए। इसके बाद अगले पर जाइए, आपके पास फर्नीचर गिवन है और लास्ट ईयर आपके पास फर्नीचर की वैल्यू 21,000 रुपीज थी और इस साल में इंक्रीज होकर 2,46,000 रुपीज है। इसका मतलब हुआ आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है और 2,46,000 रुपीज में से आप 21,000 को लेस कर दीजिए, डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5, 2 और 2, तो इसका मतलब 2,25,000 रुपीज की आपके पास यहाँ परचेज हुई। और परचेज करने पर आपका कैश आउटफ्लो होता है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर के नेम से यहां पर नोट हो जाएगा 2,25,000 रुपीज, और ये ब्रैकेट कर देंगे हम क्योंकि हमारे पास कैश आउटफ्लो हो रहा है। अगले पॉइंट पर आइए, मशीन की वैल्यू आपके पास नेट में गिवन है, लास्ट ईयर भी 2 लाख है और अब भी 2 लाख है। इसका मतलब आपकी एसेट्स में यानी कि मशीन में आपके पास में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ना परचेज, ना सेल, ना डेप्रिसिएशन। अगले पर आ जाइए, इन्वेस्टमेंट आपके पास में कम हो रहे हैं 20,000 रुपीज से, तो इसका मतलब सेल्स माने जाएंगे, तो ऐड कर देंगे हम यहां पर, ऐड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 20,000 रुपीज से ये आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आइए, तो आपके पास एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड का मतलब होता है कि इनकम आपको अर्न तो हुई लेकिन उसका कैश आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये 6,000 आपको नहीं मिले, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग कितनी हुई, तो मैंने आपको बताया था यहाँ रेट गिवन है 10%। मुझे किस बैलेंस पे निकालना है, क्या ओपनिंग पे निकालना है कि क्लोजिंग पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर सेल करने की वो डेट नहीं दे रहा। अगर डेट देता तो टाइम के अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, बट जब यहाँ डेट गिवन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करना है, और ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज, और 2 लाख रुपीज का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा 20,000 रुपीज, और 20,000 में से 6,000 का मुझे एक्रूड हो गया, मतलब जिसका कैश अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो ओवरऑल मिलाकर मुझे 14,000 रुपीज का कैश रिसीव हुआ है। तो मैं ऐड यहां लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और कितना इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हुआ, 14,000 रुपीज। अब इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस कैलकुलेट कर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो मेरा कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, 2,50,000 आपका निगेटिव बैलेंस हो गया, और आपके पास में 20,000 और 30,000 44,000 आपका पॉजिटिव बैलेंस हो गया। तो 2,60,000 रुपीज का इस बार आपने इन्वेस्टिंग में कैश आउटफ्लो हुआ। तो यहां पर हम लिख देंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू मेरे पास में कितने रुपीस का कैश जनरेट हुआ, वो कितना पेमेंट करा मैंने, 2,06,000 रुपीज का। ये आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। तो जब भी बैलेंस गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है ये ऑलरेडी आपने समझ लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास मशीन और उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट दोनों गिवन है, और तीसरा पॉइंट गिवन है पेटेंट, यानी कि आपके पास पेटेंट और मशीन दोनों ही आपके पास इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अब देख लीजिए, अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसका लेजर बनाकर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बैलेंस के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहां पर कह रहा है पहले पॉइंट पर, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000, एक मशीन मैंने 90,000 रुपीज की खरीदी थी, जिस पर मैंने अब तक का डेप बेचने के टाइम तक 60,000 रुपीज का मैंने डेप उसका कैलकुलेट कर लिया था, जिसको मैंने 50,000 रुपीज में सोल्ड कर दिया। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मैंने यहाँ लॉस में बेचा है कि प्रॉफिट में बेचा है, ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए बुक वैल्यू। किसी भी टेंजिबल एसेट्स को बेचने के लिए मुझे बुक वैल्यू की नीड होती है, उसका लॉस और उसका प्रॉफिट निकालने के लिए, और इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू को उन्होंने हिडन रखा है। तो पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास में
बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप, यानी कि जिस मशीन को बेच रहा हूं उसका डेप। कॉस्ट प्राइस उसका गिवन है 90,000 रुपीज और उसका एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है आपके पास में 60,000 रुपीज। मैंने इसको इसमें से लेस कर दिया, वैल्यू कैलकुलेट होकर आई बुक वैल्यू 30,000 रुपीज। अब मुझे लॉस निकालना है या गेन निकालना है, इसका फॉर्मूला मेरे पास में बनता है सेल्स प्राइस माइनस बुक वैल्यू। और मेरे पास में सेल्स प्राइस कितना गिवन है, सेल्स में मैंने करा 50,000 रुपीज का और मेरे पास में इसकी बुक वैल्यू है 30,000 रुपीज जो मैंने ऑलरेडी फाइंड करी थी। तो मेरा प्रॉफिट आया कैलकुलेट होकर 20,000। अगर वैल्यू में ज़्यादा में बेच रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट है, बुक वैल्यू से कम में बेच रहा हूं तो मेरा लॉस है। एक तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, दूसरा मेरे पास में रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 50,000 रुपीज है। अब देखिए मुझे मशीन अकाउंट का यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप का लेजर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं इस क्वेश्चन में क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप तो गिवन है जिस एसेट्स को बेचा है, मुझे करंट ईयर का डेप चाहिए और करंट ईयर का डेप मुझे ऑपरेटिंग में ऐड करना है। इसलिए मुझे केवल किसका बनाना है, मशीन अकाउंट का बनाना है और मशीन अकाउंट का लेजर बनाने से ही मुझे वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। तो पहला लेजर मैंने बनाया किसका, मशीन अकाउंट का लेजर। और जब भी मैं कोई भी लेजर बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है, उसका ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में नोट करना है और क्लोजिंग बैलेंस मुझे किस साइड नोट करना है, क्रेडिट साइड नोट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपके पास 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 10,000 रुपीज। तो 9,50,000 मेरा ये बैलेंस आ गया और 10 लाख मेरा ये बैलेंस आ गया। और उसके बाद क्वेश्चन में उसने बोला कि हमने एक एसेट्स को बेचा है तो बाय बैंक के नेम से मुझे लिखना है डेबिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू मेरी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। और कितने रुपीस की मैं बेची है मैंने मशीन, 50,000 रुपीज में सेल की है और बेचने पर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। और जिस मशीन को मैंने बेचा उसका एक्यूमुलेटेड डेप 60,000 है। क्योंकि मैं यहाँ दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ तो एसेट्स अकाउंट में मुझे एक्यूमुलेटेड डेप लिखना है जिस एसेट्स को मैं सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ बाय बैंक के नेम से मैंने 50,000 नोट करा, मुझे प्रॉफिट बेचने पर कितना हुआ, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से यहां पर आ जाएगा 20,000। और जिस मशीन को मैंने बेचा है उसी मशीन का मैं डेप लिखूंगा क्योंकि मैं एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट नोट कर रहा हूं। तो यहां लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट के नेम से और उसका बैलेंस आपके पास था 60,000 रुपीज। तो ये 60,000 मैंने ये नोट कर दिया। अब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा और जो डिफरेंस होगा मेरे पास जो कैलकुलेटर पर आएगा वो टू बैंक के नेम से परचेस का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1 अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 लाख 10,000 रुपीज, 11 लाख 10,000 रुपीज और आपके पास में 9,70,000 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो 11 लाख 10,000 माइनस 9,70,000 और डिफरेंस में कैलकुलेट करूंगा तो 11 में से 7 जाएगा तो 8 और 10 में से 1 और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा क्या कहते हैं 1,80,000। तो 1,80,000 की मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई परचेज। तो यहाँ पर परचेज में आ जाएगा 1,80,000 रुपीज, ये मैंने कैलकुलेट करा। सेकंड मेरे पास क्वेश्चन में देखिए पेटेंट गिवन है तो पेटेंट से रिलेटेड भी वैल्यू दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने पेटेंट को रिटर्न ऑफ करा मतलब इतने रुपए का अमोर्टाइजेशन किया और मैंने कुछ पेटेंट 40,000 रुपए के प्रॉफिट पर बेचे। कितना सेल्स प्राइस है वो इसमें गिवन नहीं है, वो हिडन है। तो मुझे सेल्स प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल्स प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका लेजर बनाकर तब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए पेटेंट का भी लेजर बना लेते हैं। जैसे अभी हमने इसका बनाया सेम वैसी लेजर हमारे पास पेटेंट का भी बन जाएगा। अब पेटेंट का जब मैं लेजर बनाऊंगा तो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये भी एसेट्स है और मैंने आपको बताया था एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में नोट होता है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में क्रेडिट साइड नोट होता है। कितना ओपनिंग बैलेंस है इसका, तो इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। तो नोट कर दीजिए 3 लाख रुपीज आपके पास में ये आ गया और 2 लाख रुपीज आपके पास में ये आ गया। फिर बाय एमोर्टाइजेशन के नेम से
एमोटाइजेशन के नाम से कितना अमाउंट को लगाया, कितना एमोटाइजेशन 50,000 रुपीज़। 50,000 मेरे पास में ये आ जाएगा, और मेरे पास में बेचने पर प्रॉफिट पर बेचा है मैंने, तो टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट के नाम से मेरे पास में ये आ जाएगा। कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ मैं, 40,000 के प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, तो 40,000 मैंने ये नोट कर दिया। और मेरे पास जो डिफरेंस है वो बाय बैंक के नेम से इसका बैलेंसिंग फिगर में सेल्स प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें लेजर बनाकर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 3,40,000, 3,40,000 और इसका डिफरेंस यानी कि 2,00,000 और 50,000 को माइनस करूंगा तो 90,000 का मेरा सेल्स प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। दोनों वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। मुझे क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनानी है, और जब भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाऊंगा तो मुझे क्या क्या नोट करना है, सेल और परचेस, बाकी चीज़ें इसमें नहीं जानी। देखिए ये जो एमोटाइजेशन है ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये गेन है ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, और केवल इससे सेल्स जाएगी। तो सेल ऑफ पेटेंट के नेम से आपके पास जाएंगे 90,000 रुपीज़, कैश इनफ्लो हो रहा है। दूसरी चीज आपके पास में इस पर आ जाइए, परचेज जाएगा और आपके पास में सेल्स जाएगा 50,000 का, तो सेल ऑफ मशीन के नेम से आपके पास में जाएंगे 50,000 रुपीज़, और आपके पास में परचेज ऑफ मशीन के नेम से आपके पास में ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, और ये लेस हो जाएगा 1,40,000 रुपीज़, जो आपके पास में ये कैलकुलेट होकर आया था 80,000 रुपीज़, 1,40,000 आएगा। बेटे ये थोड़ा हमने गलत कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू 1,40,000 ही आएगी, 1,40,000 रुपीज़, और यहाँ पर हमारे पास में 1,40,000 हो गया। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो नील आएगा, तो इसका मतलब ना मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ ना मेरे पास में कैश का आउटफ्लो हुआ। तो जब भी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो पहले उसका लेजर बनाइए, तब उसके बाद कैलकुलेट कीजिए। एक्यूमुलेटेड लेजर मैंने नहीं बनाया डेप का, क्यों, क्योंकि उसकी नीड नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर ज़रूरत है तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को नोट करेंगे, और यहाँ पर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को नोट कर और जो मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप है ये वाला, इसको डेबिट साइड में नोट करके तब आपको कैलकुलेट करना है उसका करंट ईयर का डेप। अगर आपसे कैलकुलेट नहीं होता है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए, मैं इसका सॉल्यूशन कर आपको भेज दूंगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास देखिए ये इस बार हमारे पास 2024 और 25 के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया है उसका क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, मशीन अकाउंट और उसी से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट भी दे रहा है। क्या कह रहा है, एक मशीन है जो 50,000 रुपए की थी, मतलब खरीदी थी, कॉस्टिंग का मतलब जो मैंने परचेज किया था, उसकी बुक वैल्यू 40,000 है। अब यहाँ पर उस मशीन का, जिस मशीन को हम ले रहे हैं, क्योंकि हम दोनों अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस माइनस बुक वैल्यू। पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, वो लिखवाया था कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप, तो वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, मेरे पास आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000 आपके पास, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है 40,000 आपके पास। कैलकुलेट होकर आ गया एक्यूमुलेटेड डेप इस मशीन का 10,000 रुपीज। वो कह रहा है कि हमने ये मशीन हमारे पास डैमेज हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 32,000 रुपीज का क्लेम रिसीव हुआ, तो मुझे कितना कैश मिला 32,000 रुपीज। तो मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, इसको जानने के लिए मेरे पास क्या आएगा, एक तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सेल्स प्राइस माइनस बुक वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास में सेल्स प्राइस की जगह, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो प्राइस मिला, कैसा पैसा मिला, वही मेरा सेल्स हो गया एक तरीके से। 32,000 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ, और जबकि इसकी बुक वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी कितनी गिवन थी 40,000 रुपीज़। तो मुझे इस पर लॉस हुआ कितने रुपीज़ का, 8,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि बुक वैल्यू से जब मैं कम में बेचूंगा तो लॉस, और बुक वैल्यू से अगर ज्यादा में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आपके पास ऑलरेडी गिवन है, और उसमें एक एसेट्स और दे रहा है जिसको बेचा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में एक टोटल एसेट्स जो है, टोटल प्लांट जो मशीन है
उससे रिलेटेड दो ट्रांजैक्शन है, एक जो डैमेज हुई और एक जो आपने सेल करी है। जैसे इसमें कह रहा पार्ट ऑफ कॉस्टिंग 2,50,000 सोल्ड एट लॉस 20,000 रुपीज, मतलब मैंने लॉस पर बेचा, जबकि मुझे लॉस यानी कि सेल्स प्राइस इसमें गिवन नहीं है। तो जब सेल्स प्राइस गिवन नहीं है तो लॉस तो गिवन है, और सेल्स प्राइस और लॉस के साथ में मुझे किसका कंपेयर करना है, बुक वैल्यू का। तो नंबर एक तो इसमें बुक वैल्यू गिवन नहीं है, वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि मेरा सेल्स प्राइस कितना है। दूसरी चीज, मेरे पास में मशीन का कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, लेकिन इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन नहीं है। तो जब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन नहीं है तो मुझे एक्यूमुलेटेड डेब्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ करंट ईयर का डेब्ट गिवन है 3,50,000, तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट कैलकुलेट करने के लिए इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बैलेंस के थ्रू मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा देखिए आप। अब मुझे बनाना है एक तो किसका अकाउंट, मशीन का अकाउंट बनाना है, नंबर 1। नंबर 2 मुझे बनाना है एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बनाना है। दोनों अकाउंट के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहां पर लिखे देते हैं एक्यूमुलेटेड डेब्ट अकाउंट, और इसका बैलेंस क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होते हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, और टू बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से इस साइड आएगा। जिन मशीनों का मैंने सेल्स कर दिया है उसका डेब्ट इस अकाउंट से रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो जब कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको डेबिट साइड नोट करते हैं। तो यहाँ पर 2 मैं लिखूंगा मशीन अकाउंट के नाम से, पहली वाली मशीन जो फर्स्ट है जिसका मेरा डैमेज हो गया है पार्ट, और 2 मशीन के नेम से जो सेकंड वाली मशीन है जिसका मुझे एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन नहीं है, वो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट होकर आएगा। और तीसरा पॉइंट, जो मेरे पास इस ईयर की जो मशीनों पर मैंने डेब्ट चार्ज करा है वो इस क्वेश्चन में गिवन है, उसको मैं नोट कर लूंगा, ये मेरे पास आएगा। अब देखिए आपके पास में ओपनिंग बैलेंस गिवन है कितना, 4 लाख रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस है 6,50,000 रुपीज। इसको नोट कर देते हैं। 4 लाख रुपीज मेरे पास में ये आ गया, और 6,50,000 नहीं ओपनिंग, हाँ 6,50,000 मेरे पास में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। जो मैंने मशीनों पर डेब्ट चार्ज कराई इस ईयर की वो गिवन है 3,50,000 रुपीज, तो 3,50,000 मेरे पास में ये आ गया। और जिस पहली वाली मशीन को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला था उसका आपके पास में एक्यूमुलेटेड डेब्ट मैंने कैलकुलेट करा था 10,000 रुपीज, ये कैलकुलेट करा था, इसको भी मैं नोट कर दूंगा फर्स्ट वाली मशीन के नेम से 10,000 रुपीज। और मेरे पास अकाउंट्स को क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, और क्लोज करके मैं बैलेंस को कैलकुलेट कर लूंगा। इस साइड का करूंगा तो 7,50,000 ये आया, इसको मैंने इस साइड नोट करा 7,50,000 रुपीज, और इसमें से मैं जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 90,000 रुपीज। ये मेरे पास उस मशीन का डेप आ गया जिस मशीन को मैंने सेल्स कराया, जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास हिडन थी। अब जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो मशीन अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से मेंशन करना है। अब जब मुझे मेंशन करना है तो मेरे पास देख लीजिए ओपनिंग वैल्यू कितनी है और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है। तो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू इसमें गिवन है 20 लाख रुपीज और 28 लाख रुपीज। 20 लाख में इस साइड मेंशन कर दूंगा, और 28 लाख मेरे पास में इस साइड मेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है और एसेट साइड का गिवन है। दूसरी चीज, मेरे पास में जो एसेट्स है उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट और इसके जो वैल्यू है वो गिवन है। तो बाय आपके पास में बैंक के नेम से ये इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिला है क्लेम का, तो कितना पैसा रिसीव हुआ था मुझे 32,000 रुपीज, जबकि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 40 थी। तो मुझे लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑन मशीन के नेम से लिख दूंगा मैं 8,000 रुपीज। इसके बाद में इसी मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना था, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो मेरे पास ये नोट हुआ था फर्स्ट वाली मशीन का 10,000, इसको नोट कर दूंगा। फिर इसके बाद में बाय बैंक के नाम से जो मैंने सेकंड वाली मशीन सेल्स की थी उसको नोट करूंगा, बाय उसका लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा उसको नोट करूंगा, और उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट नोट करूंगा। तो मेरे पास में उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेब्ट तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, 90,000 रुपीज आ गया था मेरे पास। और सेकंड पॉइंट हमारे पास में, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में आपके पास में जो सेकंड वाली मशीन है उसकी क्या वैल्यू गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 2,50,000, और उस मशीन का डेब्ट हमने कैलकुलेट करा था 90,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 1,60,000, मतलब इसकी बुक वैल्यू 1,60,000 हो गई, और मैंने 20,000 के लॉस पर इसे बेचा है
तो इसका मतलब हुआ मैंने इसको 1,40,000 रुपीज़ में सेल्स करा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, जिसकी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पर आपके पास सेल्स प्राइस में आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़ और लॉस के नाम से आपके पास में आ जाएगा 20,000 और पूरा लिखना आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये सारी वैल्यू मैंने नोट कर दी। अब इस साइड का हम टोटल कर जब इस साइड में हम मेंशन करेंगे तो टू बैंक के नाम से हमारे पास में किसका प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, परचेस का प्राइस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाओगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें जाएंगी, अब देखिए, एक तो आपके पास में जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कितना मिला 32,000, ये कैश इनफ्लो हुआ। दूसरा सेल ऑफ मशीन के नाम से आपने कितने की मशीन सेल करी, यहां पर 1,40,000 की, ये कैश इनफ्लो हुआ। और आपके पास जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आएगा ये परचेज वाला, इसको आप लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन के नेम से, जो भी इनऑल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। अब आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहां तक का क्वेश्चन मैंने कराया है, बाकी आप कर देखिए कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट होकर आएंगी। ये इस साल 2025 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करा दिया। इसके बाद अगले पॉइंट को देखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। इन्वेस्टमेंट इन लैंड गिवन है आपके पास में, शेयर में भी इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 12% इंटरेस्ट रेट के साथ में है। इसके साथ है 12% इंटरेस्ट रेट का मतलब इस साल की जो इनकम का रेट है वो 12% है। प्लांट एंड मशीन गिवन है आपके पास, पेटेंट गिवन है और गुडविल गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी लेजर से रिलेटेड अगर यानी कि किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो पहले क्या करेंगे, उसका लेजर बनाएंगे, और लेजर बनाकर उसकी कोई ना कोई बात को वो हिडन रख रहा है तो उसकी हिडन इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कह रहा है अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द सरप्लस, इट वाज लेट आउट इन द कॉमर्शियल पर्पस। हमने एक प्लॉट खरीदा था जो कॉमर्शियल पर्पस का था, जिसका मुझे रेंट रिसीव हुआ 20,000 रुपीज। तो जब मैंने बताया था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपकी इनकम चाहे रेंट हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट हो, कोई भी रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में एड ऑन हो जाएगा। तो यहां पर जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आप सबसे पहले पॉइंट पर रेंट रिसीव्ड, और कितना रेंट रिसीव हो रहा है, 20,000 का रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये आपके पास में आ गया। सेकंड आपके पास में क्या रहा है, डिविडेंड भी आपको रिसीव हो रहा है, कितने परसेंट रेट के साथ, 12% का रेट है। अब यहां पर आप देखिए लास्ट ईयर भी आपके पास 1,50,000 है और अब भी 1,50,000 है, कोई चेंज तो है ही नहीं। अगर यहां चेंज होता और डेट ना देता हमारे पास में तो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हो, जब कोई चेंज ही नहीं है तो आप सीधा सीधा सिंपली ऐसे निकाल दीजिए, लिख दीजिए आप क्या, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, जिस पर भी आपको रिसीव हो रहा है उसका नाम लिख देंगे, और हमारे पास में कितने रुपीस का है, 1,50,000 है, और इसका रेट कितना है, आई थिंक 12% इसका रेट है, आपका रेट 12% है। तो 1,50,000 का 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कैलकुलेट होकर आपके पास में आ जाएगी 18,000 रुपीज। तो इसका मतलब आपको 18,000 रुपीज का रिसीव हुआ। थर्ड पॉइंट पर आप आइए तो आपके पास कह रहा है पेटेंट वॉज रिटर्न ऑफ, मतलब आपके पास में जो पेटेंट है उनको 20,000 से तो आपने राइट ऑफ कर दिया, और कुछ पेटेंट आपने 10,000 के प्रॉफिट पर सेल करे हैं। इसमें एक इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन छुपा रहा है वो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी परचेज की अमाउंट। तो इसका आप क्या करेंगे, पेटेंट का एक लेजर बनाएंगे और लेजर बनाकर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो मशीन है उसका कॉस्ट प्राइस 80,000 है, जिस पर हमने डेप कितना चार्ज कर लिया, 30,000 का। तो 80,000 में से जब मैं 30,000 को लेस कर दूंगा यानी कि कॉस्ट प्राइस में से उसका एक्यूमुलेटेड डेप कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी बुक वैल्यू, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स प्राइस और बुक वैल्यू दोनों चाहिए होती हैं। और मैंने इसको कितने रुपीस में सेल्स करा है, मैंने इसको सेल्स कितने में कराया, 35,000 रुपीज में सेल करा है। तो अगर मैंने 50,000 की मशीन को 35,000 रुपीज में सेल करा है तो मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ 15,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन के अंदर क्या एक्यूमुलेटेड डेट का बैलेंस गिवन है, नहीं, तो इसका मतलब मैं कौन से मेथड का यूज कर रहा हूं, बुक वैल्यू मेथड का
यूज कर रहा हूं। तो जब मैं बुक वैल्यू मेथड का यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहां मुझे दो लेजर बनाने हैं, एक तो मुझे पेटेंट का लेजर बनाना है नंबर 1, और नंबर दूसरा मुझे मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है। ये दो लेजर मुझे बनाने हैं, एक मशीन अकाउंट का और दूसरा पेटेंट अकाउंट का लेजर, क्योंकि दोनों से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है इसलिए। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा, यहां मेरे पास में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बाय बैंक के नाम से जो सेल्स प्राइस गिवन है उसको नोट करूंगा, और मुझे बेचने पर क्योंकि लॉस हुआ था इस क्वेश्चन में तो मैं लॉस को नोट करूंगा। और यहां पर क्योंकि मेरे पास में एक ही लेजर बनना है तो ये मैं बुक वैल्यू मेथड का यूज कर रहा हूं, तो यहां पर जिस मशीन को बेच रहा हूं उसका डेप नोट नहीं करूंगा, बल्कि इस साल की जो मशीनें हैं जितना डेप चार्ज हुआ है उस डेप को लिखूंगा, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर का मैं डेप कैलकुलेट कर यहां पर लिखूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है देखिए, आपके पास कह रहा है कि आप तो एक तो बेची आपने 35 में, लॉस उसका हुआ 15,000 रुपीज का और डेप है उसका 70,000 रुपीज का। तो आपके पास में आ जाएगा 35,000 की आपने सेल करी है, 15,000 का आपको बेचने पर क्या हुआ, लॉस हुआ, और डेप कितना हुआ आपका 70,000 है। ये तीनों ऑलरेडी चीजें गिवन थी, तीनों को हमने नोट ऑलरेडी कर दिया। इसके बाद में इसका ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीन का कितना है 6 लाख रुपीज और क्लोजिंग कितना है 7,50,000 रुपीज। तो मैं यहां पर नोट कर दूंगा 6,50,000 रुपीज, और यहां आ जाएगा मेरा 7 लाख, आई थिंक 50,000 था तो 50,000 रुपीज, इसको मैंने नोट कर दिया है। तो मेरे पास में जो बैलेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो यहां पर आ जाएगा टू परचेज के नेम से, किसके नेम से, सॉरी टू बैंक के नेम से परचेज का अमाउंट, टू बैंक के नेम से किसका अमाउंट, परचेज का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये लेजर समझ में आ गया। इसमें क्या जाएगा, एक तो सेल्स जाएगी, ये इनफ्लो हुआ, और एक परचेज का इनफ्लो हुआ, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दूसरा मुझे किसका लेजर बनाना है, पेटेंट का लेजर बनाना है। तो पेटेंट की वैल्यू में कह रहा है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस पेटेंट का कितना है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपके पास में 70,000 रुपीज। तो ओपनिंग बैलेंस ये बेटे यहाँ पर 6 लाख रुपीज है, वो 6,50,000 मैंने गलत लिख दिया था, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, वैल्यू पीछे से देखने में नोट करने में मिस्टेक्स हो गई थी, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, 6 लाख रुपीज है ये। दूसरा पेटेंट हमारे पास कितने रुपीज के गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 रुपीज का। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नेम से 1 लाख रुपीज, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 70,000 रुपीज आ जाएगा। बाय आपके पास में एमोर्टाइजेशन के नाम से आ जाएंगे, कितनी वैल्यू है एमोर्टाइजेशन के नेम से आपके पास में, तो एमोर्टाइजेशन कराया आपने 20,000 रुपीज का, और 10,000 रुपीज के प्रॉफिट पर आपने सेल्स करा है, तो 20,000 आपके पास में ये आ गया, और 2 यहां पर आपके पास में 2 गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट के नाम से, पूरा नाम लिखिएगा, कितने रुपीज का आपके पास में गेन कराया आपने, आई थिंक 10,000 रुपीज का गेन करा है, 10,000 का गेन है, तो 10,000 रुपीज आपके पास में ये आ जाएंगे। और आपके पास में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो अब की बार आपका डिफरेंस किस साइड आएगा, अब की बार आपके पास में डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, और इसमें क्लियर कट बता रहा है कि बेचा है हमने 10,000 के प्रॉफिट पर, जिसकी सेल्स की अमाउंट को वो छिपा रहा है। तो 1,10,000 आप ये मेंशन करेंगे, और 1,10,000 में से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास में 20,000 रुपीज़ का सेल्स प्राइस आ जाएगा, और ये आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा, बाकी ऑपरेटिंग में जाएंगे। क्या चीज़, एमोर्टाइजेशन, और दूसरा इसका गेन, ये दो चीज़ें किस में जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है इसके इंटरेस्ट की बात। तो इंटरेस्ट हमें कितना कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है ये आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 12% का रेट है, तो 12% किस पर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग पर की क्लोजिंग पर। तो यहां पर डिफरेंस में तो देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये तो माना जाएगा आपके पास में परचेज, यानी कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के नेम से आएगा, किसके नेम से, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के नेम से आपके पास में लेस हो जाएगा, माइनस कर देंगे आप जो भी डिफरेंस अमाउंट थी, कितना डिफरेंस है 30,000 रुपीज़ का।
30,000 ये आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इसने किस डेट में परचेस करें, वो डेट गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नेम से मैंने कहा था कि जब भी गिवन ना हो ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट कर लीजिए, और ओपनिंग बैलेंस 50,000 था और इंटरेस्ट का रेट 12% है, तो 50,000 का 12% आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 6 30, यानी कि आपके पास में 6,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और इसके बाद में फिर आपने पेटेंट का लेजर बनाया था, तो सेल ऑफ पेटेंट के नेम से आपके पास आ जाएंगे, सेल ऑफ पेटेंट के नेम से आपके पास में आ जाए। ये बेटा परचेस करा है तो माइनस होगा, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब ऐड होंगे, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, एंड आपके पास में ये भी ऐड हो जाएगा। और कितने में सेल करे थे आपने? 20,000 रुपीज़ में सेल करे थे, तो 20,000 रुपीज़ के आपके पास में कैलकुलेट होकर ये आ जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पर आप आ जाइए, आपके पास में यहाँ आपने सेल्स करा था मशीन का 35,000 का, तो सेल ऑफ प्लस सेल ऑफ मशीन के नेम से आपके पास में आ जाएगा, कितना अमाउंट है यहाँ पर? 35,000 रुपीज़ है। और आपके पास में दूसरा पॉइंट, परचेज ऑफ मशीन के नेम से आपको क्या करना है? लेस करना है, और ये वैल्यू मैंने आपको फाइंड करने के लिए दीजिए, और आप इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आई होप कि मैंने आपको जितने भी पॉइंट जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, गारंटी दे रहा हूं इसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। बाकी क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन में जब इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंस के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे 4-5, वहां पर समझिएगा, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आएगा आपको। इन दोनों स्लाइडों को, जो इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था पहले उसको देखिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में फिर आप क्या करिए, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और रिलेटेड टू एग्जाम्पल जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में या आपकी जो बुक्स है उसमें गिवन हो उनसे करिए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अपनी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी नवंबर से एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि 20 के 20 जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व किया करेंगे, जो एमसीक्यू बेस पर होंगे, और उसके अलावा किसी भी चैप्टर्स के उठाकर एक कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करा करेंगे लाइव क्लास में। तो इसलिए आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। और